हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग फिर से आ गए हैं अपनी क्लास पर। यूपी टेट का जो हम लोग पेपर प्रीवियस से सॉल्व कर रहे हैं वही कंटिन्यू है हमारा, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था यूपी टेट 2017 का जो सीडीपी हुआ था, मतलब साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान के जो 15 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 15 क्वेश्चन बाकी थे। और जो मैंने कहा था कि मैं अगली क्लास में पढ़ाऊँगी, तो आज हम लोग जो लास्ट के 15 क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो आप लोग भी नोटबुक और पेन लेके तैयार हो जाइए। मैं भी आप लोगों की क्लास शुरू करती हूँ। क्लास शुरू करने के पहले प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, सो प्लीज़ चाहे आप पहले कर दीजिए, चाहे आप देखने के बाद करिएगा, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा, क्योंकि मेरी क्लास इतनी अच्छी है कि आपको मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोग को ज़रूर हेल्पफुल लगेगी। अगर आप लोग को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों का शर्मा क्लास में स्वागत करती हूँ। मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। पहला क्या है, हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व या एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। ठीक, फ्रायड ने किया है, जुंग ने किया है, मन ने किया है, अल्पोर्ट ने किया है। तो कह रहा है अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। तो हम आते हैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम क्या था, कार्ल गुस्ताव जुंग। इनका पूरा नाम क्या है, कार्ल गुस्ताव जुंग। ठीक है, अगर हम कहें तो इन्होंने 2 भागों में नहीं बांटा था। जुंग ने जो है व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था। एक लिखा अंतर्मुखी बहिर्मुखी, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, और तीसरा क्या था, उभयमुखी। ठीक है, क्या था, उभयमुखी। तो कार्ल गुस्ताव जुंग जो है, कहीं युंग लिखा होता, कहीं जुंग लिखा होता। ठीक है, तो इन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। कौन, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ठीक है, तो अंतर्मुखी क्या होते हैं, मैं थोड़ा समझा देती हूँ। अंतर्मुखी वो होते हैं जो अपने आप से बातें करते हैं, उसे दुनिया समाज से कोई मतलब नहीं है, तो वो अपने आप में बिजी रहते हैं, खुद से बातें करते हैं, अकेले कमरे में रहते हैं। वो वैसे व्यक्ति क्या होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। बहिर्मुखी क्या होते हैं, जो मतलब सबके बीच में रहते हैं, समाज में रहते हैं, सबसे बोलते हैं। ठीक है, जिससे हम कहते हैं ना खुले मिजाज वाले जो होते हैं, वो क्या होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं। उभयमुखी क्या होते हैं, उभयमुखी वो व्यक्ति होते हैं जिनमें इन दोनों के अंतर्मुखी वाले गुण भी होते हैं, बहिर्मुखी वाले गुण होते हैं, मतलब दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। वो क्या होते हैं, उभयमुखी होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जुंग ने ये किसका वर्गीकरण किया था, उन्होंने व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का। ठीक है, तो पर्सनालिटी को जुंग ने कितने भागों में बांटा था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, 3 भागों में बांटा है। व्यक्तित्व क्या, पर्सनालिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, मतलब ये है कि पर्सनालिटी का मतलब कि किसी मनुष्य, किसी मानव के, मतलब कि जो उसके सभी भागों को देखा जाता है इसमें, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक, हर तरफ से उसको मतलब मूल्यांकन करना, उसका हर उसमें देखा जाता है, हर क्षेत्र में उसका विकास देखा जाता है। उसी के आधार पर हम व्यक्तित्व का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम देखें एक दो ऑप्शन और जो है उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, मैं इसको साफ कर देती हूँ। फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया है, इन्होंने दमन का सिद्धांत दिया है, पूछा जाता है दमन का सिद्धांत। एक और दिया है मनोविश्लेषण का सिद्धांत, मनोविश्लेषण का सिद्धांत। तो फ्रायड ने कौन कौन से, इन्होंने और भी बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, तो दमन का सिद्धांत हो गया, मनोविश्लेषण का सिद्धांत हो गया, ये दोनों किसने दिए हैं, फ्रायड ने दिए हैं। अगर हम ऑलपोर्ट की बात करें तो ऑलपोर्ट ने कौन सा सिद्धांत दिया, ऑलपोर्ट ने दिया है शील गुण सिद्धांत। क्या दिया है, शील गुण सिद्धांत किसने दिया है, ऑलपोर्ट ने दिया। ठीक है, तो एक दिन मैं ऐसा करूँगी कि जितने भी सिद्धांत हैं मैं उनको एक लाइन से 1 लाइनर बना के आप लोगों के लिए लेके आऊँ, क्योंकि सिद्धांत से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 1 लाइनर बना के लाऊंगी कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, ठीक, किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया। तो एक दिन मैं एक क्लास में पूरा यही बता दूंगी, लिख के लाऊंगी आप लोगों को, और अच्छे से उसको समझा दूंगी। ठीक है, तो आप लोग भी उसको नोट कर लीजिएगा और याद करते रहिएगा। मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था यूपी टेट का, तो मैंने लिखे हुए थे, मैंने खुद से लिखा था पूरे 1 लाइनर बना के। तो मैं वही चीज़ आप लोगों को भी पढ़ा दूंगी, उसको लिख के अच्छे से तैयार करके फिर आप लोगों को पढ़ा दूंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 17 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। आर्थिक तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व, सामाजिक परिवेश, जन्म तत्व। यहाँ पे बात हो रही है सामाजिक विकास की, तो सामाजिक विकास की बात हो रही है, तो यहाँ पे जाहिर से दिख रहा है पहले से ही कि सामाजिक विकास को कौन प्रभावित करेगा, सामाजिक
परिवेश जन्य तत्व, मतलब समाज में परिवेश में जो तत्व होते हैं वो सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। आर्थिक तत्व जो है वो तो मुख्य रूप से नहीं प्रभावित करता। अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत तो सभी प्रभावित करते हैं, लेकिन जब अगर ऐसे ऑप्शन मिल जाए कि जहाँ पे सब आपको लगे तो वहाँ पे क्या करना होता है, हमें बेस्ट ढूंढना पड़ता है कि बेस्ट कौन सा इसमें कि जो सबसे, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करेगा सामाजिक विकास के, ये नहीं इसमें कहा है कि बच्चों के विकास में, अगर बच्चों के विकास में केवल क्वेश्चन होता तो ये सभी आ जाते, सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। वंशानुगत भी होता है, शारीरिक विकास भी प्रभावित करता है, आर्थिक तत्व भी प्रभावित करता है, लेकिन इसमें बच्चों के विकास की बात नहीं कर रहा, कह रहा बच्चों के सामाजिक विकास की बात कर रहा है। तो सामाजिक विकास को सबसे ज़्यादा समाज के तत्व प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना एवं संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। ठीक है, तो कह रहा है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है? शारीरिक विकास की बात कर रहा है तो मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, ये नहीं होगा क्योंकि शारीरिक विकास, ये मानसिक विकास की बात कर रहा है। अनियमित विकास का नियम, ये भी नहीं है। कल्पना एवं संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, ये मानसिक विकास से संबंधित है, तो ये शारीरिक विकास हो ही नहीं सकता। द्रुतगामी विकास जो होता है ये क्या होता है, हमारे शारीरिक विकास से संबंधित होता है। मतलब ये कहने का शारीरिक विकास जो होता है बच्चों का हो चाहे किसी भी मनुष्य का, शारीरिक विकास जो होता है वो कभी धीरे चलता है, कभी धीमी गति से चलता है, कभी द्रुत मतलब कभी तेज गति से चलता है, तो वो दोनों से चलता है। तो द्रुतगामी विकास का सिद्धांत, जैसे हम कह सकते हैं कि शारीरिक विकास सबसे तेजी सबसे द्रुत कब होता है, तो वो शैशवावस्था में होता है। पूछा जाता है कि किस अवस्था में बच्चों का शारीरिक विकास सबसे तेजी से होता है, तो कब होता है, शैशवावस्था में शारीरिक विकास सबसे स्पीड में होता है, सबसे तेजी होता है, सबसे द्रुतगामी होता है। ठीक है, तो द्रुतगामी विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। जैसे हम कह सकते हैं, एक बार जब मैंने पेपर दिए थे यूपीटेट का, तब उसमें पूछा गया था कि बच्चों का शारीरिक विकास कहाँ से, किस अवस्था से प्रारंभ होता है, तो वहाँ पे शैशवावस्था भी लिखा था, बाल्यावस्था लिखा था, किशोरावस्था लिखा था और भ्रूणावस्था लिखा था, या गर्भावस्था जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने शैशवावस्था लगा दिया था, लेकिन नहीं, ये गलत है। किसी भी मनुष्य का जो शारीरिक विकास है वो हमारा भ्रूणावस्था या गर्भावस्था या माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी आपको क्वेश्चन आएगा शारीरिक विकास कि जब कहाँ से स्टार्ट होता, कब किस अवस्था से स्टार्ट होता, तो गर्भावस्था से ही शारीरिक विकास स्टार्ट हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्चुअली मेरा ना PDF आगे पीछे हो गया, इसलिए मुझे उल्टा चलना पड़ रहा है। एक सेकेंड, हाँ 19 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। कह रहा है इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है हमारा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। और अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। देखो विकास के सिद्धांत में हम लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब अगर आप लोगों ने BEd DLED जो भी किया हो उसमें पढ़ा होगा अपने टॉपिक में, विकास के कई सारे सिद्धांत। विकास क्या, निरंतर विकास का मतलब विकास की गति क्या, निरंतर चलती, मतलब इंसान जब तक जीवित रहता है तब तक उसका विकास होता रहता है, निरंतर चलता ही रहता है, वो कभी नहीं रुकता। ठीक है, परस्पर संबंध का सिद्धांत, यस, कि वो विकास जो है एक दूसरे से रिलेट करके होता है। ठीक है, एक दूसरे अगर विकास हो रहा है तो एक दूसरे से संबंधित है। मान लिया कि उसके हाथों का विकास हो रहा है तो उसके शरीर से संबंधित है। ठीक है, उसके बॉडी से संबंधित है तभी उसका विकास हो रहा है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं परस्पर संबंध का विकास होता है, ये भी सही है। समान प्रतिमान का सिद्धांत ये है कि सभी मनुष्यों में एक प्रकार शारीरिक विकास होता है। ठीक है, जैसे मनुष्य में पहले हाथ बनता है, पैर बनता है, वैसे ही सब में एक जैसे होता है, तो ये भी है इसी का। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा जैसे एकीकरण का सिद्धांत भी क्या है, विकास का सिद्धांत है। विकास की दिशा क्या होती है, निश्चित होती है विकास की दिशा। ठीक है, तो ये भी क्या है,
जैसे कि विकास की दिशा का मतलब ये है कि वो एक मतलब सिर से पैर की तरफ होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे ही विकास होता है ना, सिर से पैर की तरफ। तो ये क्या है, एक दिशी मतलब विकास की दिशा का सिद्धांत हो गया। तो विकास के कई प्रकार के सिद्धांत, जैसे निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, तो ये सारे सिद्धांत होते हैं। लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का कोई सिद्धांत नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर सही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 20, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है। ये तो स्टेटमेंट है, तो इसको आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा कि 20 में ये स्टेटमेंट किसने दिया। तो 20 का क्वेश्चन जो है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, मतलब जिन्होंने भी दिया था, आप लोग तब तक क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए, तब तक मैं बता देती हूँ कि इन्होंने कहा था कि विकास, जब हमारे शरीर का विकास, शरीर का नहीं, विकास का मतलब शारीरिक मानसिक सभी प्रकार की बात कर रहा है। तो जब विकास होता है तो विकास के परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमारे मतलब उसके अंदर जिसका विकास होता है, हमारे अंदर नवीन विशेषताएं आती हैं, नवीन योग्यताएं होती हैं जो प्रकट होने लगती हैं। ठीक है, कुछ नया हम सीखते हैं, कुछ नई विशेषताएं हमारे अंदर आ जाती, नए गुण आ जाते हैं। तो क्या होता है, सब विकास के ही परिणाम स्वरूप है। तो ये किसने दिया था, तो इसको दिया था गेसेल ने। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही है, 20 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 21 नंबर, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। ये मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ाया हुआ है कि मैकडूगल जो है, इन्होंने ही मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार का बताया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है, मैकडूगल ने, जिसमें इन्होंने प्रमुख बताया है, जैसे कि भय, ईर्ष्या, प्रेम, घृणा, ये सारे क्या है, इन्होंने इसको प्रमुख बताया। जैसे मैंने बताया था कि मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से बताया, जबकि वॉटसन ने 3 प्रकार के बताए हैं। उन्होंने 3, भय, प्रेम और घृणा, उन्होंने 3 ही प्रकार के बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने बताया, तो मैकडूगल ने बनाया, तो इसलिए बताया, इसलिए हमारा बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 22 नंबर, कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या है, अवधान। अवधान का मतलब यहाँ ध्यान से, अटेंशन से, कि जब हम किसी वस्तु पर मतलब बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई, ठीक है, बहुत सारे इंसान या बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई, अगर हम किसी पर्टिकुलर एक वस्तु पर या किसी एक इंसान पर हम अगर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, मतलब अपने चेतना, मतलब ये कह सकते हैं कि अपने चेतना को केंद्रीकरण करते हैं, तो वही क्या होता है, हमारा ध्यान होता है, हमारा अटेंशन उधर जाता है। जैसे कि मान लिया कई चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है, उसमें से एक जो है, एक बहुत लाइटिंग चीज़ रखी है, बहुत चमकीली चीज़ रखी है, बहुत चमकती हुई, तो उसकी तरफ हमारी चेतना ज़्यादा जाएगी, उसकी तरफ हमारा क्या ध्यान ज़्यादा जाएगा, चेतना के केंद्रीकरण उधर ज़्यादा होगा, हम उसको ज़्यादा उस पर ज़्यादा चेतना का केंद्रीकरण करेंगे। तो यही क्या हो जाता है हमारा ध्यान, क्योंकि हमारा टेंशन उधर ही बार बार जाएगा। ठीक है, सॉरी गाइज, वो कॉल आ गई थी, पर मैंने अभी कट कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे कि हाँ, चेतना का केंद्रीकरण, कि जिस वस्तु पर हमारा चेतना का केंद्रीकरण होता है, जब हम किसी एक पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु पर अपना चेतना का केंद्रीकरण करने लगते हैं, तो वही क्या होता है, हमारा ध्यान होता है, वही हमारा अटेंशन होता है। ठीक है, तो इसको ये स्टेटमेंट दिया किसने था, तो ये स्टेटमेंट था रॉस का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और बहुअनुक्रिया का नियम। ये मैं 2 दिन से 2-3 जितने दिन भी पढ़ा है मैंने हर दिन इसको पढ़ाया हुआ है, जब भी मैंने साइकोलॉजी पढ़ाई है। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो गया, लेकिन मैंने बताया है इसको बहुत अच्छे से। तो अब आप लोग बताएंगे कि सीखने के मुख्य नियम जो यहाँ पे पूछा गया है, तो ये किसने दिया था सीखने के मुख्य नियम, और किसने दिया था और कितने दिए थे, मुख्य नियम कितने थे और गौण नियम कितने थे, और ये किस मनोवैज्ञानिक ने दिए थे, ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। ठीक है,
मुझे लगता है कि आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि कौन था मुख्य नियमों में शामिल नहीं है, तो मैं यहाँ पे अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट आंसर पे आऊँगी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, क्योंकि पहले भी मैं इसको समझा चुकी हूँ अच्छे से। तो अब आप लोग बताएंगे कि ये मुख्य 3 नियम जो हैं, ये तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, 3 मुख्य नियम किसने दिए थे, और उन्होंने गौड़ नियम भी दिए थे, तो कितने गौड़ नियम दिए थे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। कह रहे 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में, ठीक है, डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा क्या है, डॉक्टर एस जलोटा जो थे, इन्होंने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में तैयार किया था। ठीक है, उनकी बुद्धि का परीक्षण करने के लिए। ये अगर हम पूछें क्या है, तो ये बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, एक बुद्धि परीक्षण है। तो उनकी मानसिक योग्यता का परीक्षण करने के लिए उन्होंने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण हिंदी में तैयार किया था। किसने, डॉक्टर एस जलोटा ने। कितने वर्ष से कितने वर्ष के बच्चों के लिए, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। तो 24 का हमारा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर हम और जो ऑप्शन उन पर चर्चा करें, तो ये आर्मी अल्फा परीक्षण जो है, ये सामूहिक परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। क्या है, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ये कह सकते हैं, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर अभी मैं आगे बताऊंगी, आगे क्वेश्चन है उसमें आप मैं एक्सप्लेन करूंगी कि सामूहिक, यहाँ पे क्या, सामूहिक असामूहिक दोनों होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों परीक्षण होते हैं, बुद्धि परीक्षण के प्रकार हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी आ गया, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है, असामूहिक भी होता है। ठीक है, कभी कभी ना कोई शब्द निकला नहीं करते हैं। चित्रांकन परीक्षण क्या है, चित्रांकन परीक्षण ये है कि बच्चों की बुद्धि को जानने के लिए हम उनको कोई चित्र बनाने के लिए दे देते हैं कि वो चित्र फिगर बनाए। ठीक है, पिक्चर ड्रा करवाते हैं उनसे, तो उससे भी क्या हम उनके बुद्धि के लेवल का पता कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉरी, हम लोग कहाँ पे थे, 25 नंबर क्वेश्चन पे थे हम लोग। हाँ, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, वर्नन ने और स्टर्न ने। तो यहाँ पे इस बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। स्पीयरमैन ने बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत दिए थे। एक ये था जनरल, जिसको हम कहते हैं जीएस भी कहते हैं, इसको शॉर्टकट में जीएस कारक भी कहते हैं, क्योंकि जी का मतलब जनरल, दूसरा क्या था, स्पेसिफिक, मतलब सामान्य और विशिष्ट, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। मतलब ये है कि स्पीयरमैन ने बताया था कि जब व्यक्ति सामान्य कार्य के लिए सामान्य बुद्धि सामान्य बुद्धि का यूज करता है, और स्पेशल कार्य के लिए मतलब विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट बुद्धि का प्रयोग करता है, तो उन्होंने स्पीयरमैन ने बुद्धि को 2 कारक सिद्धांत बताया था, जीएस कारक भी जिसको कहते हैं शॉर्ट में, और कभी कभी जनरल और स्पेसिफिक कारक। उसके बाद इन्होंने 3 बुद्धि का सिद्धांत भी किया था। ठीक है, 3 त्रिकारक सिद्धांत भी बताया था। इसी में उन्होंने जीएस को छोड़ के, जीएस तो दिया ही था, उसके बाद उन्होंने ग्रुप वाला भी जोड़ दिया था कि ग्रुप बुद्धि भी होती। ठीक है, तो क्या हो गया, जनरल, सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि और सामूहिक बुद्धि। फिर इसीलिए द्विकारक बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत दोनों ही किसने दिए हैं, स्पीयरमैन ने दिए हैं। अगर हम यहीं पे बात करें थॉर्नडाइक का, तो थॉर्नडाइक ने क्या दिया है, थॉर्नडाइक ने क्या दिया है, बहुकारक, बहुखंड ही कह सकते हैं, बहुखंड या बहुतत्व का सिद्धांत किसने दिया, ये भी क्या है, बुद्धि का सिद्धांत है। तो थॉर्नडाइक ने क्या बुद्धि, कौन सा सिद्धांत दिया, बहुखंड या बहुतत्व का बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया है। अगर हम बात करें बहुकारक सिद्धांत किसने, देखिए यहाँ पे थोड़ा बात का फर्क है। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, थर्स्टन ने दिया है। किसने दिया है, थर्स्टन ने। बहुखंड या बहुतत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, जबकि बहुकारक का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है।
सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत B.F. स्किनर ने दिया है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया। सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने दिया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत हलवा क्वेश्चन, बहुत इजी है। ये सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने नहीं दिया है, ठीक है। ये शिक्षा का एक दर्शन है, शिक्षा का एक मार्गदर्शन है, सीखने का समग्र सिद्धांत, ठीक है। तो ये हल ने नहीं दिया। हल ने क्या दिया है, वो प्रेरणा का सिद्धांत, ठीक है। तो ये हल ने नहीं दिया है। अधिगम का जो प्रेरणा का सिद्धांत, ये हल ने दिया है। ये सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने नहीं दिया है यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा था, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही, क्योंकि यही हमारा क्या गलत है। सीखने का उद्दीपक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, सही है। B.F. स्किनर ने दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, मैंने ये बताया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, आर्यस अनुक्रिया का सिद्धांत, ये सब B.F. स्किनर ने दिया है। क्लासिकल क्या कह रहा है, क्लासिकल सिद्धांत मैंने बताया था कि यहाँ पे पावलोव को ही प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। प्राचीन मतलब क्लासिकल सिद्धांत, ठीक है। और इस इन्हीं क्लासिकल और क्या कहते हैं वो संबंध अनुकूलन का सिद्धांत, मतलब इनके भी कई अलग अलग नाम हैं, ठीक है। तो क्लासिकल सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन का कहते हैं ना, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन, शास्त्रीय मतलब क्लासिकल सिद्धांत, तो पावलोव ने दिए, ये भी सही है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। यहाँ पे देखिए, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत मतलब SR सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया, जबकि RS सिद्धांत किसने दिया है, B.F. स्किनर ने दिया। यहाँ पे थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 27 इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, क्रो, गॉल्टन, रॉस और वुडवर्थ। सुजनन शास्त्र के पिता कौन है, गॉल्टन है, फ्रांसिस गॉल्टन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। सुजनन शास्त्र के पिता या सुजनन शास्त्र से कौन जुड़े हैं, तो फ्रांसिस गॉल्टन जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर हम इनमें से और किसी को देखें, जैसे यहाँ पे वुडवर्थ है, वुडवर्थ ने क्या दिया है, प्रश्नावली प्रणाली किसने दी है, वुडवर्थ की है। अगर हम पूछे SOR सिद्धांत किसने दिया है, तो वो भी क्या दिया है, वुडवर्थ ने दिया है, ठीक है। और इन्होंने कोई सिद्धांत नहीं दिया। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है, क्रेचमर ने, युंग ने, कैनन ने, स्प्रेंजर ने। तो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है, क्रेचमर ने, ठीक है। किसने की है, क्रेचमर ने। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर हम पूछे अगर हम बात करें इसकी, तो क्रेचमर ने क्या किया था, इन्होंने 4 प्रकार से, मतलब क्या, ग्रंथियों के आधार पर, मनुष्य की ग्रंथियों की या शरीर रचना भी कह सकते हैं। पूछा जाता है कभी कभी कि क्रेचमर ने किस आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया, तो शरीर रचना या ग्रंथियों के आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा था। कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पे केवल नाम बता देती हूँ क्योंकि बहुत एक्सप्लेन नहीं करूँ। लंबकाय, गोलकाय, सुडोलकाय, असाधारण, ठीक है। तो ये क्या है, क्रेचमर ने व्यक्तित्व को ग्रंथियों के आधार पर 4 भागों में बांटा है, लंबकाय, गोलकाय, सुडोलकाय, असाधारण। लंबकाय का मतलब ये है कि जो पतला दुबला एकदम लंबा लंबा हो, एकदम बहुत पतला पतला, वो लंबकाय। जो गोलकाय मतलब नाटा हो, बनता हो, नाक पिचकी हुई हो, मतलब मुंह गोल गोल हो, वैसे गोल गोल जो दिखते हैं वो गोलकाय हो गए। सुडोलकाय मतलब हष्ट पुष्ट हो, पूरी तरह फिट हो, ठीक है। तो वो कैसे हो गए, सुडोलकाय। असाधारण मतलब वो देखने जो नॉर्मल इंसान से अलग होते हैं, असाधारण देखने से ही पता चल जाते हैं वो क्या होते हैं, असाधारण। तो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में क्रेचमर ने बांटा था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें स्प्रेंजर, युंग को तो मैंने बता दी, ये भी व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था, इन्होंने भी अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अब हम चलते हैं स्प्रेंजर ने भी व्यक्तित्व को बांटा हुआ है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा है। कितनी भागों में, 6 भागों में। क्या है, सैद्धांतिक, ठीक है, सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, मैं थोड़ा थोड़ा लिखूंगी, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, और छठा क्या है, कलात्मक, ठीक है। तो स्प्रेंजर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है, 6 भागों में, सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और कलात्मक, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, सृजनात्मकता मौलिक
परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। कह रहा है ये किसने कहा है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को मतलब कि सृजनात्मकता जो है वो मौलिक परिणामों को मतलब मूल परिणाम, वो किसी की कॉपी नहीं करते हैं, वो खुद से नया चीज़ जो उत्पन्न करते हैं उनको उन परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया। मतलब ये कह रहा है कि सृजनात्मकता है क्या? सृजनात्मकता वो है कि जो नए नए परिणाम निकले, किसी की कॉपी ना करे, कि किसी को देख के उसकी कॉपी करे, नहीं, उसके मानसिक मतलब मन में, उसके माइंड में ना कुछ चलता रहता है, नए नए विचार उत्पन्न करना, नए नए चीज़ों का निर्माण करना, सृजन करना। ये क्या है? सृजनात्मकता। ये कह रहे हैं कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? ये कथन किसने दिया है? तो ये कथन दिया है क्रो ने। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था और मध्य किशोरावस्था। तो विद्रोह की भावना किस अवस्था से संबंधित है? मध्य किशोरावस्था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा कि विद्रोह की भावना किस अवस्था से संबंधित है? मध्य किशोरावस्था। मध्य किशोरावस्था किस वर्ष से किस वर्ष की होती है? 13 से 15 वर्ष की अवस्था। 13 से 15 वर्ष के बीच की अवस्था जो होती है वो क्या होती है? मध्य किशोरावस्था होती है। और इस समय क्या होती है कि बच्चों में विद्रोह की भावना बहुत होती है। मतलब विद्रोह की भावना ये कह सकते हैं कि मतलब माँ बाप बड़े कुछ भी बोलें तो वो तुरंत भड़क जाते हैं ना। इस अवस्था में कुछ भी आप बोलेंगे, अच्छा बुरा कुछ भी, तुरंत ही भड़क जाएंगे, तुरंत ही गुस्सा हो जाएंगे, विद्रोह करेंगे कि नहीं, उनको जो करना है वही करेंगे, वो अपने मन का करना चाहते हैं। ठीक है, तो यही अवस्था क्या, मध्य किशोरावस्था क्या कहलाती है? विद्रोह की भावना जो 13 से 15 वर्ष के बीच होती है। अगर पूछे कि मध्य किशोरावस्था को विद्रोह की भावना किसने कहा, किसने है, तो क्या कहा, किसने कहा इसे किसने कहा? मध्य की किशोरावस्था को मध्य किशोरावस्था को किसने विद्रोह की भावना कहा है? तो कहा इसने, किसने? कार्ल सेनिक ने। किसने कहा है? कार्ल सेनिक मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने 13 से 15 वर्ष की अवस्था को विद्रोह की भावना कहा है। ठीक है, विद्रोह की भावना बहुत प्रबल होती, ये उन्होंने कहा था। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 30। तो हम लोगों ने 2017 के जो यूपी टेट के जो साइकोलॉजी के बाल मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन थे, हमने 300 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 15 क्वेश्चन मैं इसके पहले वाली वीडियो में डाल चुकी हूँ और 15 क्वेश्चन आज मैं सॉल्व करवा दिए। मैंने, अगर किसी ने नहीं देखा पहले वाली वीडियो तो वो देख सकता है। ठीक है, वीडियोज़ में पड़ी होगी या प्ले लिस्ट में आप लोग, अभी मैंने प्ले लिस्ट बनाई नहीं है लेकिन मैं बना दूँगी प्ले लिस्ट। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा जाके, और फिर मिलते हैं हम अगले किसी नए टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।